गुड आफ्टरनून। अब इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग कस्टम ड्यूटीज फिर स्टार्ट करते हैं। कस्टम ड्यूटी में एक क्लास हम लोग किए थे, उसमें बताए थे कि एसेसिबल वैल्यू कस्टम क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया दिए थे। फिर एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन सीखे थे। एसेसिबल वैल्यू मतलब होता है जब आप आपके ड्यूटी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन मान लो ड्यूटी का रेट दे दिए इतना, तो एसेसिबल वैल्यू पे ही करोगे ना, उस पे ही तो कैलकुलेशन करोगे। तो वही हम लोग फाइंड किए कि कितना का एसेसिबल वैल्यू, उस पे टैक्स कैलकुलेशन आप शुरू करेंगे। और उस पे एक दो एग्जाम्पल भी लेके समझाए थे। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, बस कस्टम ड्यूटी में दो चीज सीखना है, एसेसिबल वैल्यू फाइंड करना और ड्यूटीज फाइंड करना। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे कैलकुलेशन, कितना टाइप्स का ड्यूटीज है और कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा ड्यूटीज। तो अब ये लास्ट क्लास का एग्जाम्पल लिए थे, वो समझाए थे, और इसका दो एग्जाम्पल था, ठीक है, एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल टू। और इसमें जो रूल्स था एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन करने का, ये डिटेल्स हम समझाए थे। आज सीखते हैं कि ये जो ड्यूटीज कितना टाइप का होता है। ये जो एसेसिबल वैल्यू आया, इसमें ड्यूटी कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो नेक्स्ट आज का क्लास शुरू करते हैं। तो लिखो इसमें कस्टम ड्यूटीज, सेकेंड पॉइंट। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, राइट। एक मिनट, क्या हुआ। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज। तो कितना टाइप ड्यूटीज है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस लिख रहा हूं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। बहुत सारे ड्यूटी इसमें ऐड होता है। तो फर्स्ट जो ड्यूटी है उसको हम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम नहीं, BCD। BCD इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, वही BC&D, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ओके, अगेन जो जो भी एसेसिबल वैल्यू आया, एक बेसिक कस्टम ड्यूटी है, वो आपका 5% से 35%। और वो, बट एक एक कंपलसरी है, आपको दिया रहेगा, आपको करना है, ठीक है। जो भी रेट देगा उसके हिसाब से एसेसिबल वैल्यू पे कैलकुलेशन करोगे। अब BCD आ गया तो इसके साथ साथ एक और ड्यूटी टैक्सेस ऐड हो जाएगा, दैट इज SWS। और इसका फुल फॉर्म होता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ठीक है। BCD लग गया तो उस पर सरचार्ज लगेगा ही। और इसमें जैसे हेल्थ एजुकेशन सेस था ना, ऐसा ही है इसमें सोशल वेलफेयर सरचार्ज। जैसे टैक्स जितना है उसमें हेल्थ एजुकेशन सेस 4% जोड़ लेते थे, पहले ये भी था हेल्थ एजुकेशन सेस, लेकिन जब GST आ गया उसके बाद इसमें सेपरेट टर्म यूज करते, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ठीक है। तो किस पे कैलकुलेशन आगे सीखेंगे, पहले देख रहे हैं कितना टाइप्स का ड्यूटीज है। ये दोनों कंपलसरी मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा, BCD है तो SWS भी है। फिर आपका और कुछ ड्यूटी आया, और कुछ ड्यूटी क्या है, ये जो ड्यूटी, ये आपका मैंडेटरी नहीं है, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ये दो क्या क्या ड्यूटीज है। इसमें एक ड्यूटी हो रहा है सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी क्या होता है, सेफगार्ड ड्यूटी समझेंगे। और एक और ड्यूटी होता है एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग ड्यूटी, शॉर्ट में ADD लिख रहा हूं। और सेफगार्ड ड्यूटी SD। ओके, तो फर्स्ट अपना BCD, सेकेंड हो गया आपका SWS। इसके बाद दो और ड्यूटी लग सकता है, एक सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये दोनों लेकिन ऑप्शनल,
ये लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, ठीक है ना। ये दोनों पार्ट क्या है, ऑप्शनल। इसको हम मतलब इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अब फिर जो आएगा, फिर जो ड्यूटीज मतलब टैक्स लगेगा, वो हो गया आपका IGST। IGST तो सर GST इसमें भी आ गया, हाँ हाँ इसमें भी लगेगा GST, ठीक है ना। तो IGST, तो इन IGST होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड GST। अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट होता है ट्रांजैक्शन सप्लाई, तो इसके इसमें इंटीग्रेटेड IGST लगता है। इसी तरह दूसरा कंट्री से आ रहा है तो उसमें भी IGST लगेगा। ओके, और IGST के बाद एक और लग सकता है, जनरली IGST तक हो जाता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है GST कंपेंसेशन, कंपेंसेशन सेस। ये क्यों लगता है एक्चुअली, जब GST लागू हुआ था तो कुछ स्टेट डर रहा था कि हो सकता है हम लोग का GST से पहले इनकम अच्छा होता था, रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का, तो स्टेट गवर्नमेंट एग्री नहीं हो रहा था। तो फिर सेंट्रल लेके आया 50-50, आधा आप लोग का आधा हम लोग का, इसलिए CGST SGST आधा आधा लगता है। GST चैप्टर GST तो है सिलेबस में, करेंगे अभी थोड़ा सा आइडिया। इस तरह हो गया, फिर भी स्टेट डर रहा था, तो इसीलिए सेंट्रल के किए, ठीक है। अगर आपको आपका GST रेवेन्यू आफ्टर GST जो आ रहा है वो प्री GST एरा से कम हो गया, तो आपको कंपेंसेशन अलग से दिया जाएगा, वो दैट इज GST कंपेंसेशन, अब तो सर्टेन पीरियड तक ये सेस दिया जाएगा। तो इसीलिए आ गया GST कंपेंसेशन सेस, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शनल, सॉरी सॉरी, ये दोनों ऑप्शनल नहीं, ये ऑप्शनल, ये कंपलसरी मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये हो गया ऑप्शनल। ये लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। जैसे किसी स्टेट में बहुत ज्यादा ही GST कलेक्शन हो रहा है, पहले के हिसाब से GST प्री GST से बहुत ज्यादा टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया, तो फिर उसमें तो ये लगेगा नहीं, है ना। तो इसलिए ऑप्शनल हो गया। तो हम लोग कितना सारे ड्यूटीज इसमें सीखेंगे, एक BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेकेंड SWS, थर्ड क्या है सेफगार्ड ड्यूटी, फोर्थ एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसके बाद IGST, इसके बाद GST कंपेंसेशन सेस, राइट। नाउ अब एक 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 डिस्कस करते क्या होता है BCD और इसमें कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो एक एक पॉइंट करते हैं, लेकिन सेफगार्ड एंटी डंपिंग अब अलग से करेंगे। नाउ डिटेल्स ऑफ ड्यूटीज, BCD फर्स्ट ड्यूटी क्या लिखे थे, BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी, राइट। ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी डिफरेंट गुड्स पे डिफरेंट सप्लाई गुड्स एटसेट्रा सर्विस जो भी हो, इसका ना लिस्ट है एक, और ये लिस्ट किसका, CBIC। तो एज पर CBIC, तो सर CBIC क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम एक अथॉरिटी है, ठीक है ना। आपको जो कस्टम कस्टम का है सब कुछ, और कस्टम एक्ट के हिसाब से चलता है, तो इसमें जो अथॉरिटी, वो अथॉरिटी एक रेट आपको फिक्स कर दी है, फिक्स मतलब वो चेंज होता रहता है, वो लिस्ट बताया, ठीक है। वो जो लिस्ट बताया उस लिस्ट में क्या है, वो लिस्ट एज पर सेक्शन 14(1), सेक्शन 14(1) में एक लिस्ट है, और लिस्ट के हिसाब से वो क्या बताते हैं कि रेट ऑफ BCD is applied as per CBIC, IC, Indirect Tax and Custom, Central Board of Indirect Tax and Custom, at कौन सा डेट का रेट ना, at the date of bill of entry। दो चीज इसमें ध्यान में रखना, बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, जैसे हम खरीदे कहीं से बाहर से, तो एक बिल, ठीक है ना। देखोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीड्यूर में सीखोगे सब डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट,
जब मेरा गुड्स आ गया तो हम कस्टम में जाके, अगर पोर्ट में आया तो उस पोर्ट में जाके हम वो बिल जमा करेंगे, एंट्री होगा। जब एंट्री हो रहा है, जिस टाइम हो रहा है, जिस दिन में हो रहा है, उस दिन का बीसीडी रेट अप्लाई करेंगे। ओके। अब सर बीसीडी रेट कैसे मिलेगा? बोला सेक्शन 14(1) उसमें रेट बता दिया है। रेट में इस तरह रहता है, पहले टैरिफ मतलब क्या क्या आपका कमोडिटी गुड्स है ना, उसका एक कोड है। वो कोड फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है। सेकंड कॉलम में मतलब गुड्स का डिटेल्स है, ठीक है, डिटेल्स ऑफ गुड्स है। थर्ड कॉलम में यूनिट है, मतलब इस तरह होता है। अच्छा एक बार दिखा देते कैसे होता है। फर्स्ट आपका एक कोड होता है, वो सारा गुड्स का कोड है, ठीक है। अब इसमें गुड्स का नेचर मतलब इसके डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जो भी इंपोर्ट था उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। फिर आपका यूनिट, यूनिट मतलब कॉस्ट यूनिट, जो केजी हो या कहीं पे टन्स है, कहीं पे लीटर्स है, कहीं पे गैलन्स है, इस तरह होता है ना। कहीं पे मेट्रिक टन, कहीं पे क्विंटल्स, जहां जो अप्लाई हो रहा है उसके हिसाब से उसका मेजरमेंट रहेगा, यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद दो रेट कॉलम है, एक हो गया स्टैंडर्ड रेट जो बीसीडी का रेट है, स्टैंडर्ड रेट, और एक है प्रेफरेंशियल रेट, ठीक है। नॉर्मली क्या अप्लाई होगा? स्टैंडर्ड रेट। मान लो मैंने कुछ आयरन स्टील इंपोर्ट किए बाहर से, तो जो आयरन स्टील उसका एक कोड होगा, ठीक है, उस कोड को देख लोगे। इस गुड्स का बारे में डिस्क्रिप्शन है, स्टील का भी तो डिफरेंट क्वालिटी है, डिस्क्रिप्शन इसमें रहेगा। और उसमें ऑब्वियसली मेट्रिक टन के हिसाब से होगा, कितना टन्स का है, और टन्स के हिसाब से होगा, ठीक है ना। और पार्ट टन का क्या रेट है वो बता देगा इसमें। पार्ट मतलब सॉरी, और अब इसमें रेट दे दिया कि ये जो आपका स्टैंडर्ड रेट मान लो दे दिया 20%। मतलब वो जो भी एसेसिबल वैल्यू आया था उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से 20% बीसीडी फाइंड कर लेंगे। तो ये रेट है सीबीआईसी का जो लिस्ट है, उस लिस्ट में जाओगे, आपका गुड्स देखोगे, उसके हिसाब से कोड मिलेगा, उस कोड से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिटेल्स, और उसके हिसाब से आपका रेट कितना देख लोगे। और एक रेट होता है प्रेफरेंशियल रेट। तो ये रेट लेकिन सबके लिए अप्लाई नहीं होता है। प्रेफरेंशियल रेट इससे थोड़ा स्टैंडर्ड रेट से कम होता है, इसमें लेस रेट होता है। अगर इसमें 20% हो सकता है, इसमें 15% या 12%। क्यों सर ऐसा होता है? एक्चुअली प्रेफरेंशियल रेट के लिए कंडीशन है, नॉर्मली क्या बोले, स्टैंडर्ड रेट ही फॉलो होगा। प्रेफरेंस के लिए कंडीशन है कि आपको प्रेफर दिया जा रहा है, रेट कुछ कम किया जा रहा है बीसीडी का। उसमें रूल्स क्या है ना, अगर आप अब अगर आप जो इंपोर्ट कर रहे हो, मोस्ट फेवर्ड नेशन, कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड में ना, इस सारा कंट्री का एक ये होता है, कौन सा कंट्री मेरा सबसे फेवर्ड नेशन में है, मोस्ट फेवर्ड नेशन में जितना है फेवर्ड कंट्री, तो उन लोगों से जब ट्रेड होता है तो इस केस में जो प्रेफर्ड रेट और लेस रेट उससे बीसीडी चार्ज किया जाता है। लेकिन अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन से नहीं है, फेवर्ड नेशन से नहीं है, तो इस केस में लेकिन क्या रेट होगा, स्टैंडर्ड रेट ही फॉलो होगा। लेकिन फेवर्ड नेशन से भी इंपोर्ट करेंगे तो भी दो क्राइटेरिया, वो दो क्राइटेरिया ऐसे होती है, लेकिन दो याद रखो हो जाएगा। एक तो हो गया कंडीशन क्या है, इंपोर्ट फ्रॉम, हम लोग इंपोर्ट का कर रहे हैं ना, इंपोर्ट फ्रॉम फेवर्ड नेशंस, ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम फेवर्ड नेशंस। जैसे अभी भी बांग्लादेश हम लोग का फेवर्ड नेशन है, लेकिन जो जिस तरह डिस्टर्ब चल रहा है, हो सकता है उसको हटा देंगे यहाँ से। पहले पाकिस्तान भी फेवर्ड नेशन था, सबसे एनिमी कंट्री, फिर भी फेवर्ड नेशन था। और लेकिन वो जब आर्टिकल 370 हटाए तो इमरान खान बोले नहीं चल चल ना, हम लोग करेंगे नहीं जब तक वो नहीं होगा। तो बोले ठीक है भाई तुम हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस टाइम से हट गया, बस वहाँ का हालत देखो ना। खैर, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन जितना है उस वहां से इंपोर्ट होना चाहिए। कहां से इंपोर्ट होना चाहिए? मोस्ट फेवर्ड नेशन से। एक सेकेंड, अब मान लो ऐसा अगर है, मेरा एनिमी कंट्री पाकिस्तान है, लेकिन यूएई दुबई है ना, वो मेरा फेवर्ड नेशन में है। तो पाकिस्तान क्या किए, कुछ गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए यूएई को, और यूएई से हम मंगा लिए कितना, इंडिया। तो इस केस में लेकिन देखेगा गवर्नमेंट, अरे ये तो एक्चुअली पाकिस्तान का सामान है। तो इसमें ये भी कंडीशन रखा गया, जहां से इंपोर्ट किए जिस फेवर नेशन से, उन उसी कंट्री में ही ये चीज बनाया गया है, ठीक है ना। तो द एक्सपोर्ट कंट्री जो फेवर नेशन दे प्रोड्यूस द गुड्स, ओके, द एक्सपोर्ट
कंट्री, फेवर्ड नेशन होना चाहिए तो ना, मतलब वही फेवर्ड नेशन कंट्री प्रोड्यूस्ड इट, इसको प्रोड्यूस किए, यानी कि वो लोग इंपोर्ट किए किसी और जगह से, फिर हमको भेज दिए। अगर ऐसा कि अरे नहीं चलेगा, स्टैंडर्ड रेट से दो बस, वो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन, और उनको अप्लाई करना होगा। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूएई से, हमको अप्लाई करना होगा, उसमें कंडीशन ये लिखना होगा कि मेरे लिए प्रेफर रेट हम अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने फेवर्ड नेशन से इंपोर्ट करा है और उन लोगों ने ये सामान बनाया। इस तरह कंडीशन लिख के कर देंगे, तो इस केस में मेरे लिए स्पेशल प्रेफर्ड रेट अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो इस केस में क्या रेट फॉलो करोगे, स्टैंडर्ड रेट। तो ये रेट आपका 5% से 35 कुछ भी हो सकता है, बट वो टेबल में जाओगे है ना, तो उसमें मिल जाएगा, राइट, यस। आप लोग का क्वेश्चन में टेबल में जाने का जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन सामने ही रहेगा, क्वेश्चन में दे देगा रेट, बस उसी को अप्लाई कर लेना। लेकिन उसमें कौन सा डेट का, ये ध्यान रखना, कौन सा डेट का रेट लेना है, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री। बीसीडी का जो रेट अप्लाई करेंगे उसमें, ओहो क्या लिखे, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, एट द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, एंड एक चीज और, एंड एंट्री इनवर्ड, भूल लिखे, ठीक पूरा लिख लो, एंट्री इनवर्ड, इसमें से जो लेटर डेट बीसीडी के लिए क्या अप्लाई होगा, ये ध्यान रखो। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री एक दिन हो गया, कौन सा दिन एंट्री हुआ था, और एंट्री इनवर्ड फिर क्या है सर, दो अलग। बिल ऑफ एंट्री बिल डॉक्यूमेंट्स में जिस दिन मैंने जाके जमा किया, हम इंपोर्ट किए, यहाँ से इंपोर्ट किए और कस्टम अथॉरिटी के पास जाके वो एंट्री बिल दिए, ठीक है ना, एंट्री कराए, तो हो गया आपका एंट्री डेट, बिल ऑफ एंट्री। और एंट्री इनवर्ड मतलब जो सामान आया था सीध में, हल्दिया डॉक में आया, तो हल्दिया डॉक में कब आ गया था, उस दिन, ठीक है। ये 2 दिन में से जो लेटर डेट है, जो लास्ट में आएगा, उसी दिन का बीसीडी अप्लाई किया जाएगा, ओके। तो बोलो एक बार फिर, जब बीसीडी रेट अप्लाई करोगे, उसमें क्या अप्लाई करोगे एज पर सीबीआईसी, तो उसमें डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड, एक्चुअली टेरिफ के हिसाब से बिल एंट्री इनवर्ड, उसमें से जो लेटर डेट है उसी दिन का रेट अप्लाई करोगे, राइट, यस सर। सर पहले बिल एंट्री होगा या पहले सामान पहुंच जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अरे सामान पहुंचने में डिले हो रहे हैं, या उसको करने में डिले हो सकता है, मतलब ये आपका पोर्ट में बहुत सारे जहाज आके हो गया तो इसमें फिर प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो इनवर्ड अभी आया ही नहीं, पहुंचने में देरी हो गया, और मैंने तो एंट्री करा दिए थे, तो बिल ऑफ एंट्री पहले भी हो सकता है, और आपका इनवर्ड भी पहले भी हो सकता है। देखिए जहाज आ गया, तो हम बाद में गए उसको फिर क्लियर करने के लिए, फिर बिल डॉक्यूमेंटेशन किए, तो बिल ऑफ एंट्री आया। तो जो लेटर डेट होगा उसी दिन का, बस ये। सेकेंड, इट शुड बी कैलकुलेटेड, ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है, और कैलकुलेशन करोगे किस पे, कैलकुलेटेड ऑन एसेसेबल वैल्यू, इस पे कैलकुलेशन करोगे, एसेसेबल वैल्यू पे कैलकुलेशन करोगे, राइट, यस। ये था बीसीडी का रूल्स, ओके। तो मान लो एसेसिबल वैल्यू 20 लाख, तो 20 लाख पे अगर रेट दिया 12%, 20 लाख पे 12% कर लो, 2,40,000। अगर 20%, 20 लाख पे 20% कर लो, 4 लाख, ये हो जाएगा आपका बीसीडी, ओके, बेसिक कस्टम ड्यूटी। सेकेंड ड्यूटी बोले थे SWS, फुल फॉर्म बोल क्या बताए थे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। पहले हेल्थ एजुकेशन से बोल के था, लेकिन अब हो गया सोशल वेलफेयर सरचार्ज। और एक कंपलसरी, ये भी मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी, कितना परसेंट, ये कैलकुलेशन करोगे जो बीसीडी आया था उस पे, और इसका रेट फिक्स है 10%। SWS इज चार्ज्ड, इट इज चार्ज्ड ऑन बीसीडी एट द रेट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड 10%। जैसे बीसीडी का रेट 20% है, तो एक सामान खरीदे 4 लाख का एसेसिबल वैल्यू, तो बीसीडी 20% है ना, तो 4 लाख पे 20% कितना होता है, 80,000 हो जाएगा। और SWS क्या होगा बोलो तो, ये जो बीसीडी 80,000 आया है उस पे करोगे कितना, 10%, मतलब 8,000 हो जाए, समझ में आया ना। तो एक्चुअली टोटल बीसीडी SWS को जोड़ के, जैसे हम लोग इनकम टैक्स में सीखे थे, टैक्स फाइंड किए, इसके बाद हेल्थ एजुकेशन से ऐड करके तो टैक्स लायबिलिटी आता है। तो आपसे अगर पूछा टैक्स, तो एजुकेशन से ऐड करके बोलोगे, सेम थिंग इसमें बीसीडी अगर बोला टोटल बीसीडी कितना है, तो आप बोलोगे 80 प्लस SWS 8 इक्वल टू 88,000,
ठीक है, यानी कि बीसीडी 80,000, इतना कितना आएगा, बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस दोनों ऐड करके जो आया वो हो जाएगा टोटल बीसीडी। ओके, और ये किस पे करोगे, ऑन बीसीडी, नॉट एसेसिबल वैल्यू, एसेसिबल वैल्यू पे नहीं। अच्छा, हम लोग एसेसिबल वैल्यू वाले भी लिखेंगे, बीसीडी तो बीसीडी लिखेंगे। ओके, 10% किस पे करोगे, बीसीडी पे। लेकिन इसमें कंडीशन है, सारा सामान पे 10% है, समझ लो, बट इसमें सिल्वर, गोल्ड, इस तरह कुछ कमोडिटीज में इसमें लगता है 3%। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक केस, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा कमोडिटीज में 3%, बाकी सब में बीसीडी कितना लगेगा, 10%। ओके, सॉरी एसडब्ल्यूएस कितना लगेगा, 10% ऑन बीसीडी, राइट। बस इसमें और कुछ नहीं देखना। तो हम लोग को क्या मिला, देखो ये बीसीडी एंड एसडब्ल्यूएस आ गया। और ये तो जनरली आप लोग को देता नहीं, सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी डंपिंग देता नहीं, लेकिन उसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। तो ये दोनों ऐड करके जो आया, आगे आईजीएसटी आएगा, पहले आईजीएसटी और जीएसटी कंपेंसेशन सेस डिस्कस कर लेते। थर्ड हम कर रहे हैं आईजीएसटी, ये कंपलसरी है ना, आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी इज कैलकुलेटेड as per rate of GST of goods। जो भी सामान है उस पर क्या रेट है वो देखा जाएगा। इसमें जीएसटी का रेट अप्लाई करोगे, कस्टम ड्यूटी का नहीं, सीडी बीसीडी नहीं, जीएसटी का रेट अप्लाई करोगे। तो इसमें गुड्स में जो भी रेट है, इसमें डेली डेली तो चेंज नहीं होता है, तो बस जो भी रेट है उस रेट से ही आप क्या करोगे, चार्ज करोगे। और किस पे करोगे, कैलकुलेटेड एज पर रेट ऑफ जीएसटी ऑफ गुड्स ऑन, कौन सा वैल्यू पे करोगे ना, ए बी एसेसिबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस, ये हो गया ना। लेकिन अगर इसमें आपका सेफगार्ड और एंटी डंपिंग है तो उसको भी जोड़ोगे, मतलब ये फाइनल स्टेज में आता है। ये देखो एकदम लास्ट में लिखे ना, दोनों जीएसटी लास्ट में लिखे, एक्चुअली यही होता है। किसी किसी केस में हो सकता है कंपेंसेशन सेस लगेगा, सब में नहीं, तो ये भी ऑप्शनल है। लेकिन आईजीएसटी से पहले बाकी सारा ड्यूटीज पहले जोड़ लेना। तो एसडब्ल्यूएस भी हो गया, और फिर इसमें आएगा सेफगार्ड ड्यूटी एसडी, प्लस इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये जो ऐड करके टोटल वैल्यू आया, ये जो ऐड करके टोटल वैल्यू आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू फॉर, इसको बोलते हैं वैल्यू फॉर, ऑन वैल्यू फॉर आईजीएसटी। आईजीएसटी के लिए क्या वैल्यू, IGST calculated as per rate of GST of goods on value for IGST, और ये value for IGST इक्वल तो यही होता है value for IGST, मतलब सॉरी एसेसिबल वैल्यू जो था उसके साथ जोड़ोगे बीसीडी, उसके साथ जोड़ोगे एसडब्ल्यूएस, और उसमें फिर अगर क्या लिखे, यस, उसके साथ क्या जोड़ोगे, फिर अगर सेफगार्ड ड्यूटी है तो उसको भी जोड़ोगे, इसके साथ और क्या जोड़ोगे, एडीडी एंटी डंपिंग ड्यूटी, इन सबको जोड़ने के बाद जो आया उस पे आईजीएसटी कैलकुलेशन करोगे। और आपका सेफगार्ड एंटी डंपिंग नहीं है तो उससे पहले एसेसिबल वैल्यू बीसीडी एसडब्ल्यूएस, इस पे ही कैलकुलेशन करोगे। ठीक है ना, यस, ये हो गया आईजीएसटी। सर रेट क्या देगा, वो दे देगा क्वेश्चन में, क्या नेचर का गुड्स है, जीएसटी का रेट उससे मिल जाएगा, उसी से कर लोगे, क्वेश्चन में तो दे देगा आप लोगों को। यस, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फोर्थ क्या बोले थे, जीएसटी कंपेंसेशन सेस। लेकिन ये बोले ये ऑप्शनल है, ये लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, क्वेश्चन में नहीं दिया तो इग्नोर करोगे, दिया तभी करोगे, समझ में है ना। और ये सेस का रेट भी आप क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये नहीं कि क्योंकि लगेगा या नहीं, तो ये तो ऑप्शनल हो गया ना, तो आपको दे देगा। तो ये भी किस पे करोगे, ये नहीं कि सिर्फ आईजीएसटी पे करेंगे, जो आईजीएसटी है, नो, जीएसटी कंपेंसेशन सेस करोगे, वैल्यू फॉर आईजीएसटी उसी पे ही करोगे। इट इज ऑल्सो calculated on value for IGST। ठीक है, तो वैल्यू फॉर आईजीएसटी में क्या क्या ऐड किए थे, वही एसेसिबल वैल्यू बीसीडी एसडब्ल्यूएस और आपका एसडी एडीडी,
और एसडीआईडी नहीं है तो उसको छोड़ के, ये नहीं कि सर इसके साथ फिर आईजीएसटी जोड़ेंगे फिर कंपेंसेशन सेस, नहीं जी, आईजीएसटी जिस वैल्यू पे किया जाएगा कंपेंसेशन सेस भी सेम वैल्यू पे किया जाएगा, राइट? यस सर। तो इतना ड्यूटी तो लगता है, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शनल है, कंपेंसेशन सेस ऑप्शनल, बाकी तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है? क्वेश्चन में आईजीएसटी का रेट दे देगा, बीसीडी का रेट दे देगा, ये नहीं देने से आप करोगे कैसे? तो बीसीडी आईजीएसटी का रेट दे देगा, एसडब्ल्यूएस का रेट दे ना दे कोई मत प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 10% लगा दोगे, ठीक है ना? यस सर। और आईजीएसटी का रेट देखोगे उसके हिसाब से लगा देगा, राइट? वेरी गुड। अब आ जाते दोनों, और ये जो बोले थे दो और होता है स्पेसिफिक ड्यूटीज है, सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसके बारे में आइडिया लेते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखते नोट 1। इसमें दो जो अलग अलग ड्यूटी था ना वो सीखेंगे, गिर गया था पेन इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। नोट 1, फर्स्ट क्या है? ए, सेफगार्ड, सेफगार्ड ड्यूटी। ये किस पे किया जाएगा? सेफगार्ड ड्यूटी कैलकुलेशन करोगे आप, जो एसेसिबल वैल्यू आया था, ठीक है ना, जो भी एसेसिबल वैल्यू आया था उसी पे करना। सेफगार्ड ड्यूटी किस पे करोगे? अच्छा, पॉइंट ए, इट इज अप्लाइड, ये अप्लाई होता है इफ स्पेसिफिक गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग नेशंस, अगर ये डेवलप नेशन से तो फिर सेफगार्ड नहीं लगेगा। ये अगर किया जा रहा है कहां से? डेवलपिंग नेशन से, एक मोर देन इंपोर्ट किया जा रहा है लेकिन मोर वॉल्यूम, वॉल्यूम ओवर लिमिट, इसमें बोलता है कंपनी इंडिया में ये किया है, जो इंडिया में भी तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बहुत सारे कंपनी, और बार तो इंडिया का भी प्रोडक्ट भी तो बेचना चाहिए। और हम अगर चाइना का कंपनी या किसी और डेवलपिंग नेशंस, डेवलप नहीं, डेवलपिंग नेशंस, उन लोगों ने बहुत कम दाम में यहाँ भेज रहे, सॉरी वो कम दाम में बेच रहे हैं और ह्यूज वॉल्यूम में यहाँ इंपोर्ट करना शुरू कर दिए, तो यहाँ का कंपनी ये हो जाएगा ना, इसे वॉल्यूम देखता है, कम दाम देख रहे हैं उसके लिए भी अलग से ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन उसमें जो वॉल्यूम एक लिमिट रहती है कि आपका इतना परसेंट से ज्यादा इंपोर्ट करोगे तब तो हम सेफगार्ड ड्यूटी लेके लगाएंगे, और इससे कम होगा तो फिर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? तो कंडीशन है डेवलपिंग नेशन से होना चाहिए, ओके। और फिर क्या होना चाहिए ना, इसमें सेफगार्ड ड्यूटी एक लिमिट तक अब करोगे तो सेफगार्ड नहीं लगेगा, उससे ज्यादा इंपोर्ट कर लोगे तो फिर सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगा। तो इसमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ बाहर का भी कंपनी के साथ ट्रेड एग्रीमेंट रहना चाहिए, तो वहां से भाई कुछ करो लेकिन लिमिट तक करो, और बाकी इंडियन कंपनी का प्रोडक्ट यूज करो, ये लोग भी सेफ रहेगा और इंपोर्ट भी होते रहेगा, ट्रेड रिलेशन भी ठीक रहेगा। तो इसीलिए सेफगार्ड ड्यूटी इसीलिए लगाया जाता है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं खरीदना है। मान लो बोल दिए कि किसी कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक प्रोडक्ट इंडिया में तो प्रोडक्शन होता है, तो एक पर्टिकुलर कंपनी टोटल जो इंपोर्ट हुआ है सामान इसका 3% या उससे ज्यादा इंपोर्ट कर लिए, एक पर्टिकुलर कंपनी, तो इसमें तो उसके लिए सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगा भाई। तो इस तरह कुछ लिमिट बता दिए, उससे ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए, राइट? तो इसमें क्या रूल्स है देखते हैं, कहां से? डेवलपिंग नेशन से होना चाहिए। बी, it is not applied, not applied in the following, इसमें अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट केस, इंपोर्ट फ्रॉम
डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो। सेकंड, सेकंड क्या हो रहा है, इंपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री लेस देन 3% of total import by an importer। तो एक इंपोर्टर इंडिया का, वो इंपोर्ट किए लेकिन टोटल जो इंपोर्ट है और उसका 3% से कम वो इंपोर्ट किए, तो इस केस में वो लगेगा नहीं। ठीक है। थर्ड, लेकिन कभी कभी 3% से कम होने से भी लग सकता है। कब, कैसे, मान लो इसमें एक 4-5 कंट्री इंपोर्ट किए और सबका इंपोर्ट है, टोटल इस गुड्स का जो है इंपोर्टेशन, उसमें इन लोग का इंपोर्ट हो गया कितना, 9% से ज्यादा, और टोटल मतलब इंपोर्ट 9% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें 2-3 कंपनी मिलके भी हो सकता है। ठीक है। एंड टोटल इंपोर्ट लेस देन 9%। ओके। अब बाय कंपनीज, जितना कंपनीज इस गुड्स को इंपोर्ट किए, उन लोग का टोटल इंपोर्ट, मान लो 5 कंपनी इंपोर्ट की, एक 2%, एक 3%, एक 8%, सॉरी एक 4% और एक 1%, 4 कंपनी, तो 4 3 7 2 9, 10% हो गया ना। तो फिर सब पे लग जाएगा। ये तो 4% था, इसमें तो एडीडी सॉरी, उसमें तो सेफगार्ड तो लगेगा ही, प्लस अब बाकी सब में लग जाएगा। इस तरह होता है। ठीक है। टोटल इंपोर्ट को 9% से ज्यादा होना नहीं चाहिए इंडिया में। ओके। यस। तो ये रूल्स हो गया। बट यह है कि आप लोग के लिए थोड़ा बहुत इसका आइडिया लेना है। क्वेश्चन आप लोग को नहीं देगा, और अगर देगा तो बोल देगा इतना सेफगार्ड ड्यूटी लगा दो, बस जो भी एसेसिबल वैल्यू लगा देना। ठीक है ना। हाँ, कंडीशन देके अब प्रोफेशनल में पूछेगा आपसे, बोल दिया कंपनी इतना परसेंट इंपोर्ट किए और 4% इंपोर्ट किए, तो ऑब्वियसली 4% हो गया ना, तो 9% देखना नहीं है भाई, लगा। और वो डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किए, तो फिर लगा दो उसमें भाई, तुरंत लगा दो सेफगार्ड ड्यूटी। किस पे, वो जो एसेसिबल वैल्यू टोटल था उस पे वो रेट दे देगा, सेफगार्ड ड्यूटी का जो रेट है उसी रेट से अप्लाई कर दो। ठीक है। एंड रेट प्रिस्क्राइब बाय सीबीआईसी। बी, अब बी आते हो गया सेफगार्ड ड्यूटी। सेकंड लिखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एडीडी। डंप मतलब कचरा एक हो गया, फेंक देना, फेंकना जैसे बोलते हैं ना। तो इसमें डंप एक्चुअली हो सकता है वही चीज, कचरा चीज इंपोर्ट हो रहा है बहुत कम दाम में, लेकिन इसमें मेनली डंप होता है प्राइस को डंप करना। जहां मार्केट में वो सामान बेचा जा रहा है कितना, 2,000 रुपया या 10,000 रुपया एक यूनिट, और यहाँ इंडिया में बेच रहा है कितना में, 2,000 रुपया में, इतना डंप कर दिए तो प्रॉब्लम है। ये भी इंडियन कंपनी को सेफगार्ड करना। एक सेकंड, फ्यूचर में बहुत कुछ ये हो सकता है, इसके कारण इकोनॉमी कोलैप्स कर सकता है। कोई कंपनी चाहे कोई कंट्री चाहे तो डंप कर सकते हैं ना। तो इसमें देखते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी किया, तो इसमें वॉल्यूम का मैटर नहीं करता है। मान लो हम अकेले बाई कर रहे हैं चाइना से, एक स्मार्टफोन बाई कर रहे हैं, वो स्मार्टफोन चाइना अपना कंट्री में बेचता है कितना, चाइना वही स्मार्टफोन चाइना में बेचते कितना, इंडियन करेंसी में मान लो 10,000 रुपया। ठीक है ना। और हम बोले ठीक है आपसे अभी ले रहे हैं, लेकिन अगर गुड्स ठीक रहेगा और हम मेरा ठीक रहेगा बिजनेस, तो आगे और क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे। अब वो कंपनी पहले लॉस बुक करके हमको बेच रहे कितना में, 3,000 रुपया में। बोलो 10,000 वो अपना चाइना में बेचता है, और हमको कितना में बेच रहे, 3,000 में। तो बोलो तो कितना डंप किए। एक्चुअली हाँ, उनका कॉस्ट हो सकता है मान लो 8,000 7,000 कुछ भी, प्रॉफिट ऐड करके ही तो बेच रहे हैं ना। उससे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कॉस्ट से अब आप ले रहे तो उसको डाउन नहीं बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट भले में खरीद रहे इसीलिए दे सकता है। बट इतना दाम की, उतना कॉस्ट से भी कम में दाम करके आपको बेच रहे हैं, तो 7,000 रुपया कम कर दिए। आप सोचो अगर 10,000 का सामान 7,000 रुपया कम कर दिए, 3,000 में हमको मिल रहा है,
हम इसमें 1,000 रुपये भी प्रॉफिट ऐड करेंगे, 4,000 में बेचेंगे तो 33% कॉस्ट पे मेरा प्रॉफिट है, 1/3 प्रॉफिट हो जाएगा। सेल्स पे तो 25% प्रॉफिट। और वही 10,000 का सामान 4,000 में बेचेंगे तो, और गुड्स अच्छा हो गया तो देखोगे नेक्स्ट ईयर में तो मेरे पास ऑर्डर ही ऑर्डर आएगा, तो हम तो इंपोर्ट करते जाएंगे। तो यहाँ का कंपनी का प्रॉब्लम आ सकता है। इस तरह सबको ही देखा, अरे गौतम तो ये सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मेरा जैसा बिजनेसमैन और सब वहां से इंपोर्ट करना शुरू कर दिए। अब वहाँ का गवर्नमेंट भी देखा अच्छा पॉलिसी है, इंडिया का मोबाइल मार्केट को खत्म कर दो, इस तरह कम दाम में सब बेचो। गवर्नमेंट भी उन लोग को बोल रहे तुम लोग बेचो एकदम डंप करके, जो भी डंप हो के लॉस हो रहे हम भी तुमको देंगे। वो लोग वहां का कंपनी क्या कर रहा है, एकदम प्राइस रिड्यूस करके बेच रहे हैं। और यहाँ तो हम लोग खरीद करके शॉर्ट टर्म में तो बिजनेसमैन लोग, ट्रेडर्स लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इंडिया का जितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो कोलाप्स हो जाएगा। कितना दिन लॉस करके कंटिन्यू करेगा, कोलाप्स बंद हो जाएगा। और जब ये कोलाप्स हो जाएगा, इसके बाद चाइना का गवर्नमेंट बोलेगा अब तुम लोग उसको इंडिया को बेचोगे तो इतना कम में नहीं बेचिए, बेचना प्रॉफिट ऐड करके, अच्छा खासा प्रॉफिट ऐड करके बेचो। अब धीरे धीरे वो इंडिया का मार्केट को कोलाप्स जब कर दिए, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब ये हो गया, सब बंद हो गया। और ऐसे इसके बाद उन लोगों ने प्रॉफिट इतना खासा चार्ज करेंगे ताकि जितना भी कम डंप किए थे ना, उससे ज्यादा रिकवर करके जाएंगे, इकोनॉमी को बर्बाद करेंगे। तो एक रीजन है एंटी डंप करने का, डंप करने का रीजन। एक तो होता है किसी इकोनॉमी को क्रैश करना है, उस इकोनॉमी पे अपना कंट्रोल जमाना है, तो उसके लिए डंप किया जाता है। किसी को इंडस्ट्री कंपनी चाहते, किसी कंपनी तो एक इंडस्ट्री एक सॉरी कोई एक कंपनी किसी कंट्री को इस तरह डंप नहीं कर सकते, लेकिन वहां का गवर्नमेंट का अगर पॉलिसी है तो डंप हो सकता है। एक दूसरा, मान लो कुछ सामान वहां वहां जैसे मेडिसिन का कुछ है, चाइना का नहीं है, किसी और जगह से हो सकता है। एंटी डंपिंग यानी किसी डेवलपिंग नेशन से होना चाहिए, कहीं से भी हो सकता है। अमेरिका से हम लोग कुछ मेडिसिन का खरीदते, अमेरिका में वो मेडिसिन का जो इंग्रेडिएंट है ना वो बैन हो गया, लेकिन अमेरिका में प्रोडक्शन होता है, बैन हो गया। तो सारा कंपनी देखा अमेरिका में तो इसको बैन है तो बेचेंगे तो पकड़ा जाएंगे। तो एक काम करो, कौन सा कंट्री में बैन नहीं है, देखा इंडिया में बैन नहीं है, तो वो लोग क्या किया, इंडिया में उसको बेच दिया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए, यहाँ से इंपोर्टर भी इंपोर्ट कर, और उसका प्राइस इतना कम कर दिया क्योंकि तो खराब हो जाएगा, इंडिया में बेच के जो रिकवर होगा। तो डंप करके यहाँ बेच रहे, और यहाँ का कंपनी धड़ाधड़ खरीदते जा रहे हैं, धड़ाधड़ खरीदते जा रहे हैं, इतना कम में सामान मिल रहा है, यहाँ तो बैन नहीं है। तो गवर्नमेंट देखा भाई ये सामान वहां बैन है, यहाँ हम लोग खरीद रहे हैं, वो भी इतना कम में। एक तो यहाँ का इंडस्ट्री को खराब कर रहा है, दूसरा ये सामान बैन लगाया उन लोगों ने, तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में। इसके बैन लगाएंगे धीरे धीरे, लेकिन इसमें डंपिंग ड्यूटी फिलहाल लगा दो ताकि वहां से इतना ना इंपोर्ट हो। ठीक है, कचरा इतना ना भर जाए यहाँ, तो कचरा भरेगा तो प्रॉब्लम करेगा ना, हेल्थ का प्रॉब्लम करेगा और भी इकोनॉमी का प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए भी होता है, एक तो कचरा सामान वहां नहीं चल रहे तो यहाँ फेंक दो। ठीक है, वो लोग यहाँ जैसे हम लोग घर का कचरा फेंक देते ना, डस्टबिन में फेंकते या कहीं पे फेंक देते, हम लोग का तो हैबिट बहुत अच्छा है, डस्टबिन में भी नहीं फेंकते, रास्ता में फेंकते। तो इन लोग का ये ऐसा है, वो कचरा को किसी ना अंडर डेवलप कंट्री में फेंक दो, एकदम कम दाम में भी बेचो ना, बिजनेस करके वो पैसा निकाल, जो भी कॉस्ट रिकवर कर लो, और उन लोगों का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, देखा जाएगा। बाद में उन लोगों ने कंपेंसेशन पे करेगा, ग्रांट देंगे, देखो हम लोग इतना एड दिए, ये सब बोल के, लेकिन तुम्हारा इकोनॉमी को तो बर्बाद करेगा, तुम्हारा का हेल्थ सिस्टम को बर्बाद करेगा, ये सब होता रहता है भाई बहुत कुछ। इसीलिए गवर्नमेंट उस पर एंटी डंपिंग लगा देता है, जो डंप किए ना एंटी डंपिंग लगा देता है। तो आ जाते हैं एंटी डंपिंग लग रहा है तो इसमें क्या, तो देखो सबने स्पेसिफिक गुड्स पे कुछ दिन पहले कुछ गुड्स पे एंटी डंपिंग लगा दिया, आयरन स्टील चाइना से हो रहा था, वह एंटी डंपिंग लगा दिए गवर्नमेंट। इससे पहले कुछ मेडिकल का जो मतलब मेडिकल बनाने के लिए जो केमिकल्स लगता है वहां से आता था, एंटी डंपिंग लगा दिए थे बहुत सारे प्रोडक्ट है। जैसे आपका सोलर का जो ग्लास है ना, उसमें लगा दिए, वो सोलर का ग्लास वहाँ बहुत कम दाम में मिलता है, और 2 दिन चलता है खराब हो जाता है, सोलर पैनल खराब हो जाता है। तो फिर जो लोग सोलर लगाते हैं वो लोग देखता है इतना पैसा लगाया 2 दिन में खराब है। तो इसीलिए ना क्या होता है, ड्यूटी लगा देते हैं, डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग, डंप किए थे रिड्यूस तो एंटी डंप बढ़ा दिए। तो इसके बाद देखोगे वो सामान कोई खरीदेगा नहीं, लोग तो हम लोग को पता है ना, अरे चाइना का सामान है, चला ज्यादा नहीं चलेगी, इसका इतना दाम बढ़ गया अब मत खरीदो, इसको आप बेच नहीं पाएंगे। तो कंपनी भी जो लोग ट्रेड करते थे वो लोग भी सिंसियर हो जाता है। खैर, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगेगा,
ना अगर प्राइस को डंप किया जा रहा लगेगा तो कितना लगेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी? तो द लोएस्ट ऑफ टू, दो वैल्यूएशन करेंगे, इज कंसिडर्ड एज ए डी डी। दो क्या है? एक वैल्यू डंप, कितना वैल्यू डंप की वो कैसे पता करेंगे, लिखेंगे साइड में। एंड बी इंजुरी मार्जिन। होता क्या समझेंगे दोनों। वैल्यू ऑफ डंप, वैल्यू डंप, कितना डंप किए वो लोगों ने, डंप किए तो एक्सपोर्ट कंट्री वो लोग डंप किए, और इंजुरी यहाँ का है, ठीक है ना, वो लोग डंप किए, इंजुरी यहाँ है, तो इंजुरी मार्जिन इंडिया के हिसाब से देखेंगे। और वैल्यू ऑफ डंप, डंप जो वैल्यू है वो किसके हिसाब से देखेंगे? एक्सपोर्ट कंट्री के हिसाब से देखेंगे। तो मैंने बोले थे अभी, जैसे एक सामान चाइना अपना कंट्री में बेचता है, एक सामान कितना 10,000, और वो हमको इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा है कितना में? 3,000। तो इसमें जो डिफरेंस है वो उन लोगों ने डंप किए, बोलो, वो तो वहां से डंप हुआ ना। तो वैल्यू कितना डंप किए ना, मार्केट प्राइस एट एक्सपोर्ट कंट्री माइनस यहाँ से जो उन लोगों ने जो एक्सपोर्ट किए हमको, मतलब इंपोर्ट प्राइस हम इंपोर्ट किए ना उनसे, तो मार्केट प्राइस एम पी एट एक्सपोर्ट कंट्री कितना है, और इससे माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे ना, इसमें माइनस करेंगे हम इंपोर्ट क्या प्राइस में किए थे, प्राइस। इस क्वेश्चन में अगर हम इंपोर्ट किए टेलीफोन, ये मोबाइल फोन 3,000 में इंपोर्ट किए है ना, 3,000 हमको प्राइस दिया था, एक्चुअली वहां का क्या प्राइस है? 10,000। इसमें जो डिफरेंस है कितना, मैंने इंपोर्ट किए 3,000 में, इसी सामान चाइना में मिलता है 10,000 में, मार्केट प्राइस एक्सपोर्ट कंट्री 10,000, और हमको इंपोर्ट किए, अब मैंने इंपोर्ट किए थे, मेरे लिए इंपोर्ट प्राइस, उनके लिए एक्सपोर्ट प्राइस कितना? 3,000। ओके, तो इसमें जो डिफरेंस है उसको क्या बोलोगे? वैल्यू डंप्ड, राइट? यस सर। अच्छा सर, मान लीजिए चाइना ये सामान अपना कंट्री में बेचता नहीं, तो उन लोगों ने अदर कंट्री को कितना में एक्सपोर्ट किए वो देखेंगे, अदर कंट्री को कितना में एक्सपोर्ट किए, ठीक है ना, तो वो देख लेंगे मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कंट्री, राइट। नाउ अब यहां हम लोग कितना में लेके आए थे, डिफरेंस क्या है? डंप किए थे उन्होंने, और इंजुरी मार्जिन किया। अब हम देखेंगे यही सामान इंडिया में क्या दाम में मार्केट में चलता है, ठीक है ना। ये हमको अब अभी ऑर्डर मिला 3,000 में वो लोग दे रहे हैं, लेकिन ये सामान अगर इंडिया में है, सर इंडिया में नहीं है, तो इक्विवेलेंट सामान देखेंगे, इक्विवेलेंट। तो मार्केट में इंडिया में कितना में चल रहा है, मान लो इंडिया में इसको सेल किया जा रहा है 9,000 में, ठीक है ना, इंडिया में सेल किया जा रहा है कितना में? 9,000 में, इसे इक्विवेलेंट प्रोडक्ट। तो यहाँ इंजुरी मार्जिन क्या होगा, ये जो 9,000 रुपया यहाँ सेल होता है, तो 9,000 इससे माइनस कर देंगे लैंडेड कॉस्ट, 3,000 में खरीदे थे, उसमें यहां तक लेके आने में खर्चा लगा ना, तो खर्चा आया, फिर जो बीसीडी एटसेट्रा लगा था, बीसीडी जोड़ेंगे, मतलब एसेसिबल वैल्यू, उसमें बीसीडी जोड़ लेंगे, एसडब्ल्यूएस जोड़ लेंगे, तो उसको मान लेंगे लैंडेड कॉस्ट। इसके बाद ही तो ये सब मार्जिन आ रहा है ना। तो इसमें क्या आएगा ना, आपका ये मार्केट प्राइस एट इंडिया, इंडिया में सामान का मार्केट प्राइस कितना, और इससे माइनस कर देंगे लैंडेड कॉस्ट। सर लैंडेड कॉस्ट क्या, कोई लैंडेड कॉस्ट मतलब, अच्छा नीचे लिख देते इसमें, लैंडेड कॉस्ट इक्वल टू, लैंडेड कॉस्ट इक्वल टू ना एसेसिबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस, ठीक है, ये हो जाएगा लैंडेड कॉस्ट। ये सब जोड़ लो जितना आया, ये लैंडेड कॉस्ट मानोगे, इसके बाद भी आईजीएसटी एटसेट्रा जोड़ते टोटल इंपोर्ट वैल्यू आएगा, टोटल इंपोर्ट वैल्यू, उसको भी बोलते हैं लैंडेड कॉस्ट, लेकिन यही मेनली ये लैंडेड कॉस्ट होता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस है, लैंडेड कॉस्ट मेरा एक्चुअली बाहर से लेके आया 3,000 में, और लाने में भी तो खर्चा लगा होगा ना, बोलो बोलो, लाने में भी तो खर्चा लगा, तो एसेसिबल वैल्यू आ जाएगा, जितना खर्चा बोलो ना, कैरेज फ्रेट तो लगेगा, ये सब ऐड करके एसेसिबल वैल्यू आ गया। इसके बाद यहाँ ड्यूटी पे बेसिक एटसेट्रा पे करना ही पड़ेगा आपको, कंपलसरी है, तो पे करके कितना हो गया,
मान लो इसमें हो गया 4,800, तो 4,800 हो गया आपका लैंडेड कॉस्ट, और इंडिया में क्या दाम चल रहा है 9,000, तो इसमें कितना कम है उतना का डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। अब दोनों चीज में से किसको लेंगे, बोलो बोलो, दोनों चीज में लोएस्ट, इसमें से जो लोएस्ट है वो हो जाएगा आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। बोलो क्लियर है? यस सर। तो ये था एंटी डंपिंग ड्यूटी और ये था सेफगार्ड ड्यूटी। क्वेश्चन में कभी कभी दिया तो उसको आपको करना होगा, राइट। बट अभी तक आप लोगों का क्वेश्चन में नहीं आया, सिर्फ ए बी सी डी एस डब्ल्यू एस, इसके बाद आपको आईजीएसटी, मैक्सिमम क्वेश्चन यही रहेगा। तो ये था हम लोग का डिफरेंट ड्यूटीज। बोलो समझ में आया? तो ड्यूटीज में क्या क्या हुआ, एक आपका बीसीडी लगेगा, और एसेसिबल वैल्यू पे कैलकुलेशन करोगे। इसके बाद एसडब्ल्यूएस लगेगा ही लगेगा, क्वेश्चन में दे या ना दे 10% ऑफ बीसीडी लगा लोगे। इसके बाद क्या, आपका सेफगार्ड या एंटी डंपिंग नहीं भी रह सकता, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका असेसेबल वैल्यू के साथ बीसीडी जोड़ोगे, एसडब्ल्यूएस जोड़ोगे, जो आएगा उस पे आईजीएसटी लगा दोगे। आईजीएसटी लगाने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पे नहीं, आईजीएसटी से पहले जो वैल्यू आया था, वैल्यू फॉर आईजीएसटी, उसी पे अगर जीएसटी कंपेंसेशन सेस है तो वो भी लगा देना, और नहीं है तो इग्नोर कर देना। बस अब एक टेबल करेंगे डिफरेंट ड्यूटीज कैलकुलेशन करने का। बस ये तो ये हो जाएगा आप लोग का सेकेंड पार्ट सीखना, ठीक है। इसके बाद एक दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब आ जाते, लिखो टेबल या एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ computation of duty and tax and value of import। ठीक है, इंपोर्ट वैल्यू कितना। अब एक इनर कॉलम कर सकते हो, नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले क्या, एसेसेबल, एसेसेबल वैल्यू कितना वो देख लो। फर्स्ट क्या लिखोगे, एसेसेबल वैल्यू, पहले सीखे थे ना लास्ट डे, बस वो एसेसेबल वैल्यू लिखो। अब इस एसेसेबल वैल्यू में क्या जोड़ोगे, BCD, सर्टेन परसेंटेज ऑन AV एसेसेबल वैल्यू, ठीक है, ये भी जोड़ना है। प्लस SWS, ये आएगा 10% ऑफ BCD नॉट AV, ठीक है। ये जो BCD आया उस पर 10%, इसको एफ से भी कर सकते हो, ये दोनों इनसाइड ये लिख के जोड़ लेना और आउटर कॉलम कर लेना, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा बेटर यही रहेगा, सिर्फ बीसीडी अकेले नहीं, बीसीडी के साथ एसडब्ल्यूएस कंपलसरी आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ऐड करके लिख लो। तो आप इसको लिख सकते हो लैंडेड कॉस्ट, ऐड करके लैंडेड कॉस्ट, ठीक है। क्या मिला आपको, लैंडेड कॉस्ट। अब इसके बाद तो और ड्यूटी ऐड करते अगर है तो, एक बोले सेफगार्ड ड्यूटी SD, उसको भी जोड़ोगे, ठीक है ना। एक और ड्यूटी क्या लग सकता है, ADD एंटी डंपिंग ड्यूटी, वो भी लगा देना। ये लगा दोगे तो आ जाएगा वैल्यू फॉर IGST, वैल्यू फॉर IGST मिला ना, क्या मिला आपको, वैल्यू फॉर IGST। अब ये जो वैल्यू फॉर IGST, ये जो वैल्यू फॉर IGST, इस पे फिर ऐड कर दोगे IGST, IGST सर्टेन परसेंटेज ऑन वैल्यू फॉर IGST, ठीक है ना। यस सर। और अगर आपका कंपेंसेशन सेस है तो करोगे, नहीं तो इग्नोर करोगे, नहीं लिखना। IGST तो लगाना ही होगा आपको, ठीक है ना। GST कंपेंसेशन सेस, ये लग जाएगा परसेंटेज ऑन, ये भी वैल्यू फॉर IGST पर, वैल्यू फॉर IGST इसी पे लगा दोगे और ये ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ इंपोर्ट।
वैल्यू ऑफ, कोई इसको भी बोलते हैं लैंडेड कॉस्ट, लेकिन एक्चुअल लैंडेड कॉस्ट यहाँ आ जाता है, इसके बाद ये सब देखते हैं। ओके, यस सर। तो ये था कैलकुलेशन, ये दो चीज कैलकुलेशन होता है, एक तो एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन और दूसरा कितना सारे ड्यूटीज टैक्सेस आए। अब इसमें पूछेगा कि टोटल ड्यूटीज कितना आया, तो जो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इससे माइनस कर दो एसेसिबल वैल्यू, बीच का सारा जो ऐड किया ना वो तो जब टोटल टोटल ड्यूटी ड्यूटीज सिर्फ बोल देगा तभी आएगा, इक्वल टू वैल्यू ऑफ इंपोर्ट माइनस एसेसिबल वैल्यू, राइट। जब अलग से कोलम कर लोगे, एक कोलम इनर कोलम ड्यूटी टैक्स का, इस तरह टैक्स ड्यूटी इस कोलम में लिख लोगे तो भी आ जाएगा, उससे उसको जोड़ लोगे। यस सर। तो ये था हम लोग का सेकंड क्लास रिलेटिंग टू कस्टम ड्यूटी। और एक क्लास करेंगे, एक क्लास में हम लोग सारा क्वेश्चन जो अपना स्टडी मेट में है वो सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। तो स्टडी मेट का इनिशियल जो क्वेश्चन है ना आप लोग कर सकते हो, तो स्टडी मेट से उसको ट्राई करना, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो आज इतना ही।